जैव प्रौद्योगिकी में उत्तक संवर्धन तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उत्तक संवर्धन तकनीक में सजीव के शरीर यानी उसके शरीर से उत्तक को निकालकर सजीव के शरीर के बाहर पोषण युक्त माध्यम और निर्जंतुक माध्यम में सजीव की कोशिका और उत्तक में वृद्धि की जाती है। इस तकनीक में एक कोशिका या उत्तक से संपूर्ण सजीव को विकसित किया जा सकता है। इसके द्वारा उत्तम गुणवत्ता के वनस्पति अथवा सजीव का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और कम अवधि में ही पूर्ण विकसित वनस्पति का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए अभी यहाँ पे बताया गया है उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। वो क्या होता है देखिए यहाँ पे बगीचे में अगर आप देखेंगे, देखिए चित्र में दिखाए गए बगीचे जैसा आपके घर में स्कूल परिसर में बनना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन कौन सी पद्धति का उपयोग लाएंगे। देखिए एक ही पौधे पे देखिए 2-3 अलग अलग रंगों की उसी प्रजाति के फूल आपने देखे होंगे, ये कैसे संभव है। तो खेती व बागवानी के लिए देखिए संदर्भ में एक अत्याधुनिक हम तंत्र देखेंगे, वो किस तरह से तंत्र होता है उसके बारे में देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए सजीवों के बाहर शरीर के पोषक निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को ऊतक संवर्धन कहा जाता है। अब देखिए सजीवों के शरीर के बाहर मतलब सजीव के शरीर के अंदर नहीं, सजीव जो सजीव रहता है ना उसके शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव या निर्जंतुक माध्यम, जंतुक मतलब जिसमें बिल्कुल जंतु वगैरह कुछ होता नहीं है, और पोषक तत्व, इन दोनों के माध्यम से देखिए कोशिका या ऊतक की जो वृद्धि की जाती है उसे जो है देखिए क्या कहा जाता है, ऊतक संवर्धक कहा जाता है। आजकल देखिए ऊतक संवर्धन तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव को विकसित किया जा सकता है। मतलब देखिए यही ऊतक संवर्धन द्वारा एक कोशिका या एक ऊतक से देखिए संपूर्ण सजीव को जो है क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो। प्राणी के लिए मतलब प्राणी मतलब मानव के लिए तो बैन है, लेकिन वनस्पति हम निर्माण कर सकते हैं। नीचे देखिए लास्ट में कि ऊतक संवर्धन के लिए देखिए आवश्यक पोषक व ऊर्जा आपूर्ति के लिए द्रव रूप, स्थायी रूप या अगार से तैयार की गई जेली जैसी माध्यम उपयोग में लाया जाता है। अगार मतलब एक जेली टाइप्स होता है, जेली टाइप्स मतलब ज्यादा ठोस भी नहीं होता है और ज्यादा द्रव भी नहीं होता है, मीडियम वाला, जैसे लोशन बोलते हैं ना, जैसे लोशन जेली टाइप्स, वैसा अगार जो है क्या किया जा सकता है, ये संवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाता है। वो देखिए इस आकृति के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए वहां पे ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्रोत वनस्पति वहां पे दिया गया है कि उस वनस्पति के माध्यम से कोशिका लेके ऊतक तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए स्रोत वनस्पति का जो कंद है, कंद मतलब जो नीचे का जो जड़ें वगैरह होती है ना, जहाँ पे कोशिकाएं मिलेगी बराबर, उसको आपको लेना है। उसको लेने के बाद में देखिए प्राथमिक संस्कार उस पर कर देने हैं, एक बरनी के अंदर, डब्बे के अंदर, बॉक्स में रखे। फिर उसके बाद में देखिए बरनी के अंदर रखने के बाद में फिर उसका देखिए प्रजनन, विभाजन या बहुविभाजन बराबर, ये तीनों में से एक प्रक्रिया है जो है, क्योंकि वनस्पति में कैसा होता है, कहाँ पे विभाजन होगा तो कहाँ पे प्रजनन होगा, कहाँ पे बहुविभाजन होगा, ऐसी प्रक्रियाएं जो है वहाँ पे हो सकती है। तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया वहाँ पे हो सकती है। फिर हो सकने के बाद में बराबर, अब ये देखिए स्रोत वनस्पति का कंद मतलब देखिए जड़ों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना, जैसे कि देखिए आम का पौधा, आम के अंदर जो गुठली होती है, गुठली को अगर हम खा के वैसे फेंक देते हैं, उसको मिट्टी वगैरह मिल जाती है तो देखिए मिट्टी के अंदर वो अपनी जड़ें फैला के वहाँ पे वो उगने की कोशिश करता है। तो इसे पौधे को लेके मतलब उसको जो उसका कंद जड़ें होती हैं उसको निकाल के बरनी में वगैरह पानी पोषक द्रव्य के साथ रखते हैं, तो उससे हम एक नया पौधा निर्माण कर सकते हैं बराबर। तो उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए बताई गई है। फिर ये प्रजनन होने के बाद में देखिए वहाँ पे तने का मूल आरंभ होगा, तना और जो मूल जड़ी होती है उसका धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ने लगेगी और तने का आरंभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद में देखिए प्राथमिक काठिन्यकरण, प्राथमिक काठिन्यकरण मतलब देखिए कुछ इस तरह से पौधे आपको निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। ये प्राथमिक अवस्था की प्राथमिक अवस्था कुछ इस तरह से आपको निर्मित होते हुए दिखाई देगी। फिर उसके बाद में प्राथमिकता होगी जब उसको अच्छे मात्रा में पोषक द्रव्य वगैरह सब मिलेंगे, तो उसके बाद में देखिए ये उसका द्वितीय काठिन्यकरण, काठिन्यकरण मतलब जो स्टेप्स होते हैं बराबर, ये पहली स्टेप्स में इस तरह से दिखाई देगा तो दूसरी स्टेप में देखिए इस तरह से दिखाई देगा। फिर उसके बाद में देखिए एक ऐसा वनस्पति वहाँ पे निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है देखिए नर्सरी में की जाती है।
नर्सरी आप कभी गए होंगे, देखे होंगे, तो नर्सरी से देखिए अलग अलग प्रकार के, देखिए आप स्कूल वगैरह जाते समय यहाँ अर्ली मॉर्निंग्स देखिए सुबह सुबह एक टोकरी में एक इंसान जो है नर्सरी में फूलों के पौधे ला के 10-20 रुपए के लिए बेचते रहते हैं ना। तो मान लीजिए वो सब प्रक्रिया जो है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पे ऊतक संवर्धन किया जाता है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा देखिए कृषि कार्य व्यवस्थापन में कितना मतलब परिवर्तन हुआ है और कितना वो फायदेमंद है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए टोमेटो है, ये देखिए अदरक कुछ तो दिखाई दे रहा है, और देखिए ये है कॉर्न बोलते हैं जिसको, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखिए क्या है कि फसलों के देखिए डीएनए में बदलाव लाकर जनुकीय सुधारित प्रजाति का निर्माण किया जा सकता है। बहुधा ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। इस प्रजाति में नए निराले उपयुक्त गुणधर्म संक्रमित किए जा सकते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि जो फसलें होती हैं, जो फसलों का जो डीएनए होता है, तो डीएनए में क्या किया जाता है कि वहाँ पे जनुकीय सुधारित प्रजाति का वहाँ पे निर्माण किया जा सकता है। मतलब मैन्युअली, जो कृत्रिम रूप से हम उसमें जनुकीय बदलाव कर सकते हैं। और ऐसी जो प्रजातियां होती है ना, प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रजाति में देखिए नए निराले उपयुक्त गुणधर्म भी हम क्या कर सकते हैं, संकरित कर सकते हैं। संकरित मतलब उसमें हम मिक्स कर सकते हैं, उसमें नए गुणधर्म हम ला सकते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है संकरित। दूसरा देखिए क्या बताया है वहाँ पे कि देखिए वातावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता, निरंतर बदलता तापमान, गीला व सूखा अकाल, बदलती जलवायु, ये सभी वातावरणीय प्रतान कुछ नैसर्गिक प्रजाति सहन नहीं कर पाती। तो जीएम मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स क्या होता है कि जनुकीय बदलाव, कृत्रिम जनुकीय बदलाव। जैसा उनका नैसर्गिक रूप से डीएनए है ना, तो उसमें बदलाव किया जाता है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि वही तो कर रहे हैं ना, नैसर्गिक जो गुणधर्म उसके अंदर है, अगर वो टिक नहीं पा रहा है तो मैन्युअली, तो हम खुद से कृत्रिम रूप से हम उसमें गुणधर्म जो डीएनए वगैरह हम बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए इन जीएम प्रजाति में इनमें से किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वृद्धि होने के गुणधर्म उनमें पाए जाते हैं। मतलब देखिए वातावरण 12 महीने में वातावरण देखिए 4 महीना 4 महीना 4 महीना ऐसे 3 भागों में वातावरण क्या होता है, बदलता रहता है। ठंडी का तापमान, बरसात का तापमान, बराबर, बदलती जलवायु है, गीला है, तापमान है, सूखा अकाल है, ऐसी घटनाएं हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो पौधा नैसर्गिक रूप से उगा हुआ है, निसर्ग के ऊपर आधारित है, ऐसी स्थिति आ गई तो वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी एक जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, उनको लगाए वैसे गुणधर्म उसमें होते हैं, तो किसी भी प्रकार की क्षमता, किसी भी प्रकार की समस्या अगर निर्माण होती है तो वो सहन करने की क्षमता उस पौधे में होती है, और उस पौधे का किसी भी हालत में विकास होता ही है। लेकिन ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, जनुकीय बदलाव वहाँ पे किया गया है। प्राकृतिक रूप से तो उसमें ऐसा गुणधर्म होता नहीं, इसलिए जो कृत्रिम रूप से वैसा गुणधर्म डाला है तो वहाँ पे वो टिकेगा ही टिकेगा, है कि नहीं। चलो आगे तीसरा देखिए, उपद्रवी कीटक है रोग जंतु, रासायनिक अपत्रणनाशक। अपत्रणनाशक मतलब जो घास होती है, बिना काम की घास, उसका कुछ काम नहीं होता है। अगर आपने गाजर के पौधे लगाए, ज्वार का पौधा लगाया, तो उसके साथ में देखिए बिना काम वाला घास उसके आजू बाजू में क्या होता रहता है, उगता रहता है। तो अपत्रणनाशक मतलब जो तृण मतलब घास, तो उसको नाश करने के लिए दवाई इस्तेमाल किया जाता है। अपत्रणनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता इस प्रजाति में होने के कारण जंतुनाशक, कीटकनाशक व अपत्रणनाशक का उपयोग टाला जा सकता है। अभी ज्वारी का पौधा आपने लगाया है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे क्या है, जो बिना काम की घास उग गई है। जितने भी सारे पोषक पदार्थ वगैरह सब होते हैं ना, वो ज्वारी को नहीं मिलता है, ज्वारी के पौधे को नहीं मिलेगा। आजू बाजू में जो पौधे उगे हैं ना, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो मेन पौधा, हमें बाकी घास का हमें कुछ काम है क्या, नहीं है ना। तो ज्वारी का पौधा हमें खाना है, उसके अनाज मिलेगा, सब कुछ होगा ना, तो उसका विकास होगा नहीं, ऐसी कठिनाई रहेगी तो, क्योंकि वैसे उसमें गुणधर्म नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से रहे, प्राकृतिक रूप से है ना, तो वैसे उसमें गुणधर्म नहीं है कि वैसी क्षमता उसमें पाए। लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम प्रजाति के अगर पौधे लगाते हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है कि कीटक, रोग जंतु,
रासायनिक अपतरणनाशक, ये उनको मारने फवारा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको संकरित करके वैसा बीज वहाँ पे बनाया जाता है ताकि रोग जंतु कीटक वगैरह बाकी सब चीज़ें उसको कुछ नुकसान होता नहीं है। तो क्या फ़ायदा है, ये बायोटेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है। फिर जीएम प्रजाति के बीजों के कारण देखिए फसलों का पोषक मूल्य बढ़ता है, उनमें कम खराबी आती है। अगर जीएम प्रजाति के बीज अगर हम लगाते हैं तो जो भी उनकी फसलें आती है एक नंबर बढ़िया आती है, और उनका जो पोषक मूल्य होता है बढ़ जाता है, और उसका पोषक मूल्य हमें तो मिलता है ना, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अनाज वगैरह फल फूल रहेंगे तो सब हम उसको उपयोग करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा तो हमें ही है, बराबर। तो उसका पोषक मूल्य बहुत बढ़ेगा, और उसमें क्या होती है कि अधिक मात्रा में खराबी आएगी नहीं, मतलब कम खराबी आएगी। तो देखिए, तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा देखिए कृषि कार्य में इतना सारा बदलाव होता है, यानी उसमें नैसर्गिक रूप से जितने भी सारे गुणधर्म होते हैं ना, उसमें बदलाव किया जाता है। जनुकीय रूप से, कृत्रिम रूप से उसमें क्या किया जाता है, बदलाव किया जा सकता है, जिससे ये जीएम प्रजाति का फल फूल जो भी रहता है इसका अच्छे से हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी है हर एक क्षेत्र में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इसके आगे देखिए क्या बताया गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए इस प्रकार के देखिए सर्वगुण संपन्न फसलों के बीज निर्मित होने से विश्व भर में किसान बड़ी संख्या में जीएम फसल उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट तो होती है हर एक की, है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है, प्रैक्टिकल भी किया जाता है। तो जब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होती है, अभी सर्वगुण संपन्न अगर बीज मिल रहा है, सभी गुणधर्म एक ही में है, कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही बीज में सब कुछ आपको मिल रहा है। कीटकनाशक है, जंतुनाशक है, अच्छी वृद्धि भी देता है, अच्छा उत्पन्न भी देता है, कौन से भी मतलब वातावरण में उगने की क्षमता रखता है। तो अगर सभी गुणधर्म एक ही पौधे में है तो बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो किसान लोगों को यही तो चाहिए। तो किसान लोग फटाक से उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना, उसको स्वीकार करेंगे ना। तो देखिए विश्व भर में किसान जो है ऐसी जीएम प्रजातियां, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, कृत्रिम रूप से जनों के बदलाव किए गए हैं फसलों के बीजों का ही इस्तेमाल फिलहाल अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं। देखिए दिनों दिन उनके बुवाई के क्षेत्र में देखिए क्या होती जा रही है, वृद्धि होती है। भले गांव में किसान में लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में यही होता है, और बड़े बड़े शहरों में सब्जियां फल फूल वगैरह सब ज़्यादा बेचा जाता है, लेकिन आपको पता ही होगा मुंबई में लगभग सुबह दोपहर शाम को कितनी सारी सब्जियां बेची जाती है, कम पड़ती रहती है। जनसंख्या अधिक मात्रा में है ना, तो जनसंख्या अधिक मात्रा में तो फसलें उगाने के लिए उच्च प्रजाति के फसलों के लिए यही तो आवश्यक है, यही तो जीएम प्रजाति उनकी आवश्यकताएं पूरी करती हैं, बराबर। देखिए उच्च उत्पादनशील फसलों की प्रजाति यानी जिसको HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज में देखिए केला है, मक्का यानी जो कॉर्न बोलते हैं ना, चावल है, आलू है, सोयाबीन है, टमाटर है, रुई है, सेब है, बैंगन है, पपीता है, गुलाब है, चुकंदर है, तंबाकू है, गेहूँ इत्यादि फसलों की देखिए जीएम प्रजाति उपलब्ध है। इतना सारा तो देखिए बताया गया है, हर एक की लगभग सभी की जो जीएम की प्रजातियाँ होती ही मार्केट्स में अवेलेबल होती है, जिसे हम लेंगे तो हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा, नुकसान उतना नहीं होगा लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। इनमें से देखिए कुछ में कीट रोधक जनुकों का रोपण किया जा सकता है, जो कीटक रोधक होते हैं ना, तो उसमें से कुछ पौधों में उनका रोपण वहाँ पे किया जा सकता है। देखिए अलग अलग देखिए सबको नाम होते हैं, अलग अलग पौधे को, अलग अलग बीजों को। देखिए जैसे कि मक्का है, तो मक्का का देखिए होता है MON 810, MON 863, सबका एक अलग अलग नाम होता है, एक सबका एक ब्रांड होता है। कंपनी हर एक पौधों को अपना अलग अलग नाम देती है। आलू के बारे में बात करेंगे तो M फ्लोरा करके आलू का प्रजाति मिलता है। चावल की अगर बात करते हैं तो गोल्डन राइस नाम का चावल मिलता है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो विस्टिव गोल्ड ऐसे प्रजाति का सोयाबीन मिलता है। टमाटर की जो प्रजाति है वो वैशाली है, और रुई की देखिए क्या है, बीटी कॉटन है। तो ऐसे सबके देखिए अलग अलग नाम होते हैं। दुकान में मार्केट्स में जाएंगे तो देखिए ये सब नाम आपको बताना पड़ता है वहाँ पे, तो बताने के बाद उनको वो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या मांग रहे हैं, बराबर। लेकिन आप बोलेंगे टमाटर का बीज दो, डायरेक्ट अगर आप दुकान जाते हैं कृषि दुकान में,
अगर आप उसको बोलते हैं कि टमाटर का बीज दो तो पूछेगा कौन सा दो, क्योंकि उसमें प्रकार होते हैं ना, वैरायटीज़ होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए वो आपको वैसा क्वेश्चंस करता है। तो किसान लोगों को ये सब कुछ बारे में उसकी जानकारी होती है, इसलिए वो टमाटर नहीं बोलेंगे बल्कि डायरेक्ट बोलेंगे कि एक वैशाली टमाटर का पैकेट दो, बराबर। तो तुरंत फटाफट जो चाहिए उनको दे देगा। अब देखिए इस प्रकार देखिए उत्तक संवर्धन के माध्यम से हरित क्रांति साध हो रही है और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में भरपूर अनाज उत्पादन करने का प्रयत्न सफल हो रहा है। मतलब जो हरित क्रांति होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए और खेती उत्पादन ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ना चाहिए। ये सभी लोगों ने जो प्रयत्न किया था हरित क्रांति का, तो धीरे धीरे ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है कि एक यशस्वी रूप से आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो वनस्पति कृषि खाता कृषि जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये बायोटेक्नोलॉजी है।